तो नमस्कार बच्चों, आज फिर आ गए हम अपनी अगली क्लास लेकर। जो हमने सीरीज़ कंटिन्यू कर रखी थी, हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारे इस चैप्टर के बाद, साउंड चैप्टर के बाद सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा और हमारी नाइन्थ की कंप्लीट फ़िज़िक्स हमारे इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। ठीक है, टिल देन आप अपने नोट्स बनाते रहें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। मिड टर्म एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मिड टर्म का तो हमने काइंड ऑफ कंप्लीट कर ही दिया है, क्योंकि मोर देन हाफ चैप्टर्स जो फिज़िक्स के वो हो चुके हैं, एक ही चैप्टर रहता है। और ये जो हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है, ये साउंड जो चैप्टर हम कर रहे हैं, इसकी हमारी ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना सेकंड वीडियो देखने से पहले, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा आपको कि एक्चुअल में साउंड वेव है क्या, क्या लॉन्गिट्यूडनल होती है, क्या ट्रांसवर्स वेव होती है, वो सारी चीज़ें एक बेसिक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन सा हो जाएगा आपको अगर आप वो वीडियो देखोगे तो। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। ठीक है, साउंड। सबसे पहले प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव पढ़ते हैं। प्रोपगेशन क्या है कि एक पॉइंट से कोई चीज़, जैसे यूँ मान लो कि मैंने एक एरोप्लेन बनाया और उसको ऐसे उड़ा दिया, तो मैंने अपनी साइड से उसको प्रोपगेट कर दिया, यानी अब वो कहाँ जाए, किससे टकराए, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट मैंने प्रोपगेट कर दी। इट मीन्स वो एक किसी भी, मतलब वैसे एरोप्लेन तो एक यूनिडायरेक्शनल उसमें वे में जाएगा, बट यूँ मान लो कि कोई भी एक चीज़, जैसे मैंने कोई वाइब्रेशन या पानी के अंदर मैंने ऐसे पत्थर गिरा दिया, पत्थर गिराते ही ऐसे एक राउंड फॉर्म में बन के एक वेव ऐसे प्रोपगेट हो जाती है और वो सर्कल बढ़ता जाता और वो पूरे वो बात अलग है कि वो आगे जाके वैनिश हो जाता है। ठीक है, उसकी वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाती है, अदरवाइज वो चलता रहता है। यानी कि हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में, बट एक हमने ना क्या कर दिया, उसको प्रोपगेट कर दिया कि वो जा रही है, वो चीज़ चलती हुई जा रही है। ठीक है, साउंड कैसे प्रोपगेट होती है ये समझना बहुत जरूरी है। उसको समझने के लिए, साउंड कैसे प्रोपगेट होती है उसको समझने के लिए हमें पार्टिकल समझना पड़ेगा। पार्टिकल बिहेव कैसे करता है। हमें जो अभी एक क्लास हमने लगाई थी केमिस्ट्री की, जिसमें मैंने ये बताया था कि पार्टिकल्स एक्चुअल में रहते कैसे हैं, सॉलिड के कैसे रहते हैं, गैस के कैसे रहते हैं और लिक्विड के कैसे। सॉलिड के तो बिल्कुल टाइटली पैक्ड रहते हैं, जैसे एक ने दूसरे को ऐसे पकड़ लिया, बिल्कुल ऐसे फिक्स रहेंगे, हिलेंगे ही नहीं एक दूसरे से। ठीक है, अगर ये जाएगा आगे तो ये भी साथ में जाएगा और इन दोनों के बीच का स्पेस चेंज नहीं होगा। लिक्विड में क्या था, ये थोड़े से लूजली पैक्ड थे, लूजली पैक्ड यानी इनके अंदर अब भी अट्रैक्शन है, अब भी इनके अंदर फोर्स है, बट ये लूज है। लूज इन द सेंस कि जैसे हमने एक बलून के अंदर ना काफ़ी सारे मार्बल की वो डाल दिए, छोटी छोटी मार्बल्स डाल दी, बॉल छोटी छोटी। अब मैं जैसे ही उसको कहीं रख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जो मार्बल मैंने फिक्स किसी एक जगह पे रखी थी वो वहीं रहेगी, वो घूमती रहेंगी इधर उधर अंदर ही, बट वो उस बलून की सरफेस से बाहर नहीं जाएंगी। यानी वो था मेरा लिक्विड। बट जैसे ही हमने गैस पढ़ा, गैस में हमें ये पता लग गया कि सर पार्टिकल्स फिक्स नहीं है, पार्टिकल मोशन कर रहे हैं। एक आया पास टकराया, दूसरे को और भगा दिया, दूर चला गया, वो उससे टकरा गया, वो राइट चला गया, कोई लेफ्ट चला गया, ऐसे रैंडम मोशन कर रहे थे, जिसको हमने ब्राउनियन मोशन का नाम भी दिया था। तो हमने ये चीज़ पढ़ ली थी कि सर अकेली इकलौती गैस है जिसके अंदर पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं। यहाँ पे उल्टा है, वैसे सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, बट वो कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा, आगे आपको समझ में भी आ जाएगा। तो यूँ मान लो कि इसके लिए मैं एक बार नॉर्मल ये बता देता हूँ आपको। मेरे पास ये पार्टिकल है, एक दो तीन, ये क्या हो गया भाई, अरे मेरे पास ये पार्टिकल है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। मैंने इस पार्टिकल को हिट कर दिया, मैंने इस पार्टिकल को हिट कर दिया, तो क्या होगा, ये पार्टिकल आगे जाके लगेगा, लगेगा ना। आगे वाले पार्टिकल उससे आगे, उससे आगे, जैसे हम लाइन में नहीं खड़े होते हैं, किसी भी एक लाइन में खड़े हैं, पीछे से एक बच्चे ने ऐसे मतलब पुश कर दिया, तो पूरी लाइन में बिल्कुल जो सबसे आगे खड़ा है जो बच्चा, उसको भी जो पीछे से आई है फोर्स वो फील होती है। यही बात है, क्यों होती है वो फील, क्योंकि एक्चुअल में जो लास्ट में बच्चा था, उस जो लास्ट में बच्चा था उसने जो पुश किया, फोर्स सारी उसकी नहीं थी, वो सॉरी, वो बच्चा नहीं आया आगे उसको पुश करने के लिए, बट उसने जो फोर्स लगाई थी उसका एक पैटर्न चला वहाँ से, जिसको हमने डिस्टर्बेंस बोला। वहाँ से एक डिस्टर्बेंस का पैटर्न चलता आया और वो आगे बिल्कुल जो सामने बिल्कुल फ्रंट पे खड़ा है उस बच्चे को भी पुश किया उसने। ठीक है, यानी कि बेसिकली ना पीछे से एक डिस्टर्बेंस आई, एक फोर्स आई है, एक्चुअल में पार्टिकल नहीं आया, एक्चुअल में पार्टिकल मोशन करके नहीं आया, सिर्फ उसका एक इन्फ्लुएंस आया है। तो यहाँ से इस पॉइंट से ये आके इस पार्टिकल पे, जो ये पार्टिकल लास्ट वाला है, इस पे जब आके हिट किया,
तो क्या ये पार्टिकल जो मेरा P1 मैं अगर बोलूं, क्या इसने यहां जाके हिट किया या ये जो सेकंड लास्ट है इसने हिट किया? ऑब्वियसली सर सेकंड लास्ट ने हिट किया। बट बेटा सेकंड लास्ट ने हिट तो कर दिया, फोर्स तो उसकी नहीं थी, फोर्स तो उसकी नहीं थी ना। फोर्स कहां से आई सर? फोर्स आई फर्स्ट पार्टिकल से। और फर्स्ट पार्टिकल से कैसे आई वो? इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव। यही मैं चीज पढ़ाना चाहता हूं कि हमें एक्चुअल में ना डायरेक्ट में अगर तुम्हें ये बता दूंगा कि ये पार्टिकल्स कंप्रेस हो गए, ये रिलीज हो गए, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हमें ये समझना है कि सही में, सही मायने में वेव चली कैसे है, वेव पहुंची कैसे है, असल चीज क्या है। असल चीज ये है कि यहां पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, इसके आगे एक और लड़का खड़ा है। अब इस लड़के ने क्या किया, इसको हिट किया, जैसे हम यूं करते कि आगे हिट किया और हम वापस पीछे आ गए। इसने आगे हिट किया, हिट करते ही ये क्या हो गए, क्लोज हो गए। कैसे क्लोज हो गए? मैं इनको पार्टिकल्स की फॉर्म में ही बताता हूं, बार बार ये बनाने पड़ रहे हैं। देखो इन सारे पार्टिकल्स के बीच में मैं एक इवन स्पेस बना रहा हूं। ये है कब? अनडिस्टर्ब्ड है ये, अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पार्टिकल से इसको हिट किया, ये पार्टिकल इस पे हिट हुआ, वो पार्टिकल आगे, तो ये तीन पार्टिकल ऐसे क्लोज आ गए हैं, दिख रहे हैं। ये पार्टिकल आगे आया है, ये इस स्पेस से थोड़ा सा आगे आ चुका है, ये पार्टिकल वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। यहां पे क्या ये पार्टिकल्स कंप्रेस हो चुके हैं? क्या ये पार्टिकल्स कंप्रेस हो चुके हैं? मुझे ये बताओ, कोई चीज हम पिचका दें, किसी चीज को हम प्रेस कर दें, तो क्या वो कंप्रेस हो जाती है? यही तो बात है सर, कंप्रेस होती है। हमारे सेम एसी के अंदर भी तो गैस कंप्रेस हो रही होती है, कंप्रेशर कंप्रेस ही तो कर रहा है उस गैस को, ठीक है। एसी का भी एक दिन मैकेनिज्म समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये क्या हो रही है, गैस कंप्रेस हो रही, पार्टिकल्स सॉरी, पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, कंप्रेस हो रहे हैं। ये कंप्रेस हो गए, क्या यहाँ पे कंप्रेस हुए? नो सर, यहाँ पे कंप्रेस नहीं हुए। भैया आप क्यों बैठे हो? हाँ, ये क्या कंप्रेस हुए? नहीं हुए, इससे आगे आया। अब जिस पार्टिकल ने यहाँ पे हिट किया था वो वापस आएगा अपनी जगह पे। हमें ये पता है कि सर वाइब्रेशन किसको बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन अलोंग इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जैसे ये पेंडुलम है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसे ही मोशन करेगा ना। पेंडुलम कैसे मोशन करेगा? क्या पेंडुलम ने अपनी पोजीशन को छोड़ा? मतलब अगर मैं पूरे सिनेरियो को एक इकलौता मतलब वो मान लूं कि एक ही आइसोलेटेड सिचुएशन है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है ये, तो क्या इसने ये ऐसे बाहर निकल गया आगे? नहीं सर, ये यहाँ था, यहाँ तक जाके फिर ये अपना ये मेन पॉइंट था, इससे क्रॉस करके फिर यहाँ गया, लेफ्ट साइड गया, फिर इस पॉइंट से फिर ये वापस आया, फिर अपने मेन पॉइंट को फिर क्रॉस करके आगे गया, फिर मेन क्रॉस को करके वापस आया, मेन पॉइंट को क्रॉस करके। यानी कि सर अपनी पॉइंट पे टू एंड फ्रो मोशन अगर कर रहा है तो वो ऑसिलेशंस कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेशन। और हर वो पार्टिकल जो अपने पॉइंट पे ऑसिलेट करता है वही वाइब्रेट करता है। जैसे हम ट्यूनिंग फोर्क को हिट करते हैं, हिट करते हैं ना, ट्यूनिंग फोर्क ऐसे कर रही होती है वहीं पे एक पॉइंट के ऊपर, एक्चुअल में वो क्या कर रही है? वो वाइब्रेट कर रही है। क्या ट्यूनिंग फोर्क के पार्टिकल्स उसको चल के दूर चले गए उससे? हाँ, मोशन हुई है, ऑब्वियसली मोशन एग्जिबिट हुई है, बट इतना तो नहीं ना कि वो अपने जो पोजीशन है, उनकी मीन पोजीशन, उसको छोड़ के चले जाएं। जैसे हम उसको टच करेंगे उसकी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब खुद कर लें, या उसको उसकी एब्जॉर्ब जो वाइब्रेशन है उसको वहीं की वहीं रोक दें, तो वो हमें जिस पोजीशन पे हमने छोड़ा था या जिस पोजीशन पे हिट किया था वहीं पे मिलेगा। इसका मतलब तो सर उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, चेंज तो की, बट सर वो हर बार अपनी पोजीशन पे आके जा रहा था। अब आप खुद से समझ के देखो कि आप डेली अपने घर को संभाल के आते हो, या डेली यूं मान लो कि आपने, अब आप लोग बच्चे हो, आपके पास बाईसाइकिल होगी, आप डेली अपनी बाईसाइकिल को संभालते हो, तो आपको आपकी बाईसाइकिल सही जगह पे मिलेगी। किसी दिन दूसरी जगह चली गई, आप वापस से उसी जगह खड़े करके फिर चले जाओगे। यानी कि हर बार अपनी मीन पोजीशन से होके जा रही है वो चीज़। बाईसाइकिल बाहर चली गई, वापस आ गई अपनी मीन पोजीशन पे, फिर आ गई। तो ऐसे ही पेंडुलम भी इधर चला गया, कोई बात नहीं, वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ गया, ठीक है।
इधर चला गया, कोई बात नहीं, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। ऐसे चलता रहेगा, मीन पोजीशन बार बार वो अपनी अचीव करता रहेगा। अगर हमने उसको पकड़ लिया, रोक दिया और ऐसे रिलीज कर दिया, तो अपनी मीन पोजीशन पे ही रुका मिलेगा हमें। यानी कि सर पार्टिकल अपनी जो इनिशियल स्टेज बोले या जो मीन पोजीशन बोले उस पे ही आना चाहेगा, वही उसके लिए स्टेबल पोजीशन होगी। यहाँ पे जब उसने हिट किया तो यहाँ इसके पास एनर्जी थी सर, क्या थी? एनर्जी। जब ये वापस आएगा तो ये अपनी एनर्जी रिलीज करके आएगा, और हर एक चीज जो एनर्जी एक्वायर करती है वो चाहती है कि वो एनर्जी रिलीज करके अपनी स्टेबल स्टेट में चली जाए। हम नहीं बोलते कि अरे गुस्सा शांत कर ले, गुस्सा शांत कर ले, ज्यादा गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा आ चुकी है। उस एनर्जी को रिलीज करो पहले तो उस एनर्जी को रिलीज करो, फिर शांत बैठो। पानी पिलाते हैं सो दैट टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए, ठीक है? बेसिकली हमारी बॉडी का टेम्परेचर अब हो जाता है गुस्से में। तो ये सारी प्रोसेस करते हैं हम, एनर्जी रिलीज करके हम चाहते हैं कि हम एक स्टेबल स्टेट के ऊपर हों, ठीक है? हर एक इंसान चाहता, बोलते नहीं है कि हमें शांति भरी जिंदगी चाहिए। शांति भरी जिंदगी मतलब कोई एनर्जी नहीं चाहिए हमें ऐसी, मतलब जो एक्सटर्नल एनर्जी आई है कोई, ठीक है? अब यहाँ पे ये एनर्जी को रिलीज करके वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, ये पार्टिकल आ चुका है, ये इसको हिट कर रहा था, ये उसको हिट करते और आगे ले गया, ठीक है? ये अपनी मेन पोजीशन पे आ गया, वो वही है, उसने और आगे इसको हिट कर दिया, और उस ये आगे है, ये आगे, ये आगे। एक चीज देखो, इसने किया एग्जिट, मैंने कर दिया, कोई नहीं। तो ये अपनी मेन पोजीशन से वापस चला। अब मैं ये आप लोगों को कैसे समझाऊं? डायग्राम लेना पड़ेगा, यूट्यूब से वीडियो निकालनी पड़ेगी, निकालते हैं। कोई भी एक वीडियो निकालते हैं। नेट नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा भाई। कहाँ गया? ये रहा। नेट नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, सुनो। ये पार्टिकल आगे जाके वापस आया था, उस पार्टिकल की एनर्जी के कारण ये आगे चला गया, इसने आगे वाले को धक्का मार दिया, ये वहीं आ गया, ये वहीं आ गया, ये फिर वापस वहीं आ गया, इसको हिट करके छोड़ा था वो उससे आगे वाले को, वो उससे आगे वाले को। यहाँ ये तीन इकट्ठे हो चुके होंगे। अगर मैं पैटर्न देखूं, एक तीन का पेयर यहाँ बन रहा है, एक तीन का पेयर यहाँ बन रहा है, एक तीन का पेयर यहाँ बन रहा है, यानी कि ये तीन का पेयर, ये कंप्रेशन आगे चलता जा रहा है। क्या पार्टिकल्स आगे चलते जा रहे हैं? नहीं सर, ये कंप्रेस पहले तो ये हुए थे, अब ये तीन पार्टिकल कंप्रेस हो रखे हैं यहाँ पे। सॉरी, ये तीन पार्टिकल, बीच वाले में ये तीन पार्टिकल थे, उससे पहले वाले में ये तीन पार्टिकल्स थे। तो इसका मतलब सर एक्चुअल में ना पार्टिकल्स तो उसको हिट करके वापस आ रहा है, आगे वाला पार्टिकल उसको हिट करके वापस आ रहा है, चलते जा रहे हैं वो, आगे वाला उसको हिट करके वापस आ रहा है, बट जहां हिट करने का पॉइंट बन रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट जहां हिट कर दिया, वो तो कंप्रेस हो गई, और जहां हिट करके वापस आ रहा है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे क्या हो गया इसमें? ये हैंग हो गया भाई, चल जाओ भैया, चल जाओ, चल जाओ भैया, चल जाओ।
चल गया, चल गया, चल गया, चल गया, चल गया। हाँ, देखो, अब ये कंप्रेस हुए थे तीनों यहाँ पे। जब ये उसको हिट करके वापस आ रहा था तो इनके बीच में कुछ ज्यादा ही गैप नहीं है इसके कंपैरिजन में। ये तो काफी कम गैप है, ये कुछ ज्यादा ही गैप है। जब कंप्रेस करके वापस आ रहा होगा ना, तो इस उस टाइम पे अगला जिसको हिट करके आया था वो आगे वाले को हिट कर रहा होगा, और ये वापस आ चुका होगा, तो इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा बन चुका होगा। उसी रीजन को रेयर फैक्शन रीजन बोलेंगे। जिस टाइम कंप्रेस किया, कंप्रेशन रीजन, और जिस टाइम दूर हो गए एकदम से, वो रेयर फैक्शन रीजन। अब इसको ध्यान से समझो इस डायग्राम से। ये देखो, जिस टाइम ये सारे पार्टिकल्स क्लोज आए, जिस टाइम ये सारे पार्टिकल्स क्लोज आए, उस टाइम तो बना कंप्रेशन रीजन, और जब वो हिट करके वापस आए तो बना रेयर फैक्शन रीजन। फिर से ये आगे वालों को हिट करके वापस आए थे, तब वो आगे वालों को हिट कर रहा होगा, ये कंप्रेशन रीजन फिर बन गया। फिर रेयर फैक्शन बन गया, फिर कंप्रेशन बन गया, फिर रेयर फैक्शन बन गया, फिर कंप्रेशन। ऐसे स्प्रिंग नहीं चलता जाता हिट करके आगे की साइड। अगर इसका नेट चला होगा, अब यूट्यूब ही क्लोज कर दिया था, कोई नहीं, एक वीडियो में मैं स्पेशल एक छोटी सी क्लिप डाल दूंगा कि कैसे काम करता है, स्प्रिंग को मोशन करवा के दिखा देंगे। तो देखो, यहाँ पे सेम, इसको अगर ढंग से हमें ऑब्जर्व करना है तो यहाँ पे काफी डेंस लाइंस हैं, ठीक है, यहाँ पे खुल चुकी हैं, ये रेयर फैक्शन जोन बन गया। फिर डेंस आ गई, ये कंप्रेशन जोन बन गया। फिर रेयर फैक्शन जोन बन गया, फिर कंप्रेशन जोन बन गया, फिर रेयर फैक्शन जोन बन गया। तो ये सेम पैटर्न आगे चलता जाएगा। एक्चुअल में पार्टिकल्स नहीं जाएंगे, वाइब्रेशंस आएगी। क्या जाएगी? वाइब्रेशंस आएगी। ओके, अब आ जाते हैं वेव पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। कंप्रेशन, रेयर फैक्शन समझ लिया, एक बार दोबारा देख लो फिर से। यहाँ पे पार्टिकल्स काफी क्लोज दिख रहे हैं, ये कौन सा जोन है? कंप्रेशन, ये रहा, ये वाला कंप्रेशन जोन है। और जहां रिलैक्स्ड दिख रहे हैं ये वाला, वो कौन सा जोन है? रेयर फैक्शन जोन है। वेवलेंथ पढ़ते हैं क्या होती है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव सुनो। साउंड वेव के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? एक तो कोई भी वेव हो, डजेंट मैटर साउंड वेव हो, उसके पास कोई ना कोई एक इंटेंसिटी होगी, कोई ना कोई एक इंटेंसिटी होगी। अरे एक बच्चे ने हिट किया था, ठीक है, अब यूं मान लो एक तो लड़का लास्ट लाइन में, दो लाइन्स हैं, एक लाइन में तो एक बिल्कुल लास्ट में खड़ा जो काफी स्ट्रांग है, जिम जाता है, बहुत स्ट्रांग बच्चा है वो। और एक लाइन ऐसी है जिसमें एक बहुत ही वीक सा बच्चा खड़ा है। एक ने हिट किया अपनी लाइन को, और दूसरे ने भी हिट किया अपनी लाइन को। जो स्ट्रांग बच्चा था वो, क्या वो ज्यादा पावर से हिट करेगा? क्या वो ज्यादा पुश कर पाएगा? यानी पार्टिकल्स, जो स्ट्रांग बच्चा था, जो स्ट्रांग बच्चा था वो जब हिट करेगा तो काफी दूर तक हिट कर देगा, यानी इतना जोर लगा देगा। और जो वीक था वो थोड़ा सा हिट कर पाएगा, उससे थोड़ा सा ही जोर लग पाएगा। यानी जितनी इंटेंसिटी ज्यादा, वही क्या होगा? हमारा एम्पलीट्यूड होगा। हर एक चीज के अंदर, मतलब हर एक जो वेव है उसके अंदर एम्पलीट्यूड होता है। अब आप कहोगे सर साउंड वेव का कोई एम्पलीट्यूड का एग्जांपल दो। आप सबने ना एक चीज सुनी होगी, गाड़ी में भी लगाते हैं, स्कूल्स के अंदर भी देखा होगा, एक ब्लैक कलर का ऐसा बॉक्स होता है जिसको हम एम्पलीफायर बोलते हैं। एक्चुअल में मेरे साउंड की एनर्जी या मेरे साउंड की इंटेंसिटी बोलूँ तो बहुत कम है। अभी इस माइक में सुनाई दे रही है आपको, ये रिकॉर्ड कर पा रहा है यहाँ पे, आई थिंक अराउंड अराउंड ये 65 dB के आसपास चल रही है, मतलब ये काइंड ऑफ इतनी ही है। बट वहाँ पे पता है क्या होता है? ये मेरी अभी साउंड वेव को रिकॉर्ड कर रहा है, ये वाइब्रेशंस मेरे मुंह के पास और इसके बीच तक, जो ये है, आवाज आ रही है ना? हाँ, मेरे और इसके बीच में मैं जो बोल रहा हूँ वो साउंड वेव एक्चुअल में बीच में पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, वाइब्रेट होके इसको अच्छा भला एक्सपेरिमेंट करवाया, ये बंद ही हो गया। सुनो, अब ये जिस इंटेंसिटी से, मतलब लगा ही लेता हूँ, हो गया एक्सपेरिमेंट, बहुत है, ऑडियो ही बंद हो गई थी। अब ना जिस इंटेंसिटी से
बैटरी लो, वेट मिनट बेटा। हेलो हेलो। हम्म, कोई नहीं, सुनो। आज की क्लास में वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं, साउंड का ही पढ़ रहे थे, साउंड के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। सुनो, अभी हमने ये पढ़ा था कि ये मेरी ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, मेरी साउंड वेव को रिकॉर्ड कर रहा है। रिकॉर्ड किसकी फॉर्म में कर रहा है? डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में कर रहा है, वो अलग बात है। बट ना ये वहाँ पे इन डिजिटल सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड कौन सा, जैसे यहाँ ये स्पीकर है, ठीक है, ये स्पीकर है, इसके सामने ये जो पार्टिकल्स है ना, ये सामने जो पार्टिकल्स हैं, क्लोज बना देता हूँ थोड़े, हाँ, इसने इनको हिट किया। जैसे ही ये बोला, कई बार ना ज़्यादा आवाज़ कर देते तो हमें ये डायफ्राम हिलता हुआ भी दिखता है, स्पीकर का डायफ्राम ऐसे बाउंस कर रहा होता है, तो वो एक्चुअली में साउंड वाइब्रेशन ही प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसको हिट किया, कम वॉल्यूम थी तो ये थोड़ा आगे हिट होती जाएंगी, बट जैसे ही, और ना ये यहाँ तक का, मतलब ये कंप्रेशन जोन भी बनाएंगी, तो ऐसा सा बनाएंगी, फिर यहाँ रेयरफेक्शन बन रहा होगा। और अगर इंटेंसिटी ज़्यादा कर दी, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो ये तो इसका कंप्रेशन जोन होगा, काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगी, ये इसका रेयरफेक्शन होगा। यानी अब इनके बीच में एक कंटिन्यूअस, इससे आगे रेयरफेक्शन कंप्रेशन यहाँ आ गया मान के चलो, तो वेव की लेंथ क्या होगी, यहां से यहां तक की, एक कंटिन्यूअस रेयरफेक्शन से कंप्रेशन तक की मान लो। भाई कोई पार्टिकल हिट करके, ये पार्टिकल हिट करके वापस अपनी जगह पे आ गया, वापस आएगा तो ये रेयरफेक्शन जोन क्रिएट करेगा, हिट करके वापस अपनी जगह पे आ गया, ठीक है, हिट किया वापस आ गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे हम यूं नहीं बोलते, अरे उस पार्क का एक चक्कर लगा के आ, यानी यहां से भाग के जा, जा और वापस वहीं आ जा जहां से गया था। तो बेसिकली पार्टिकल ने किया, हिट करके, और वो वापस वहीं आ गया, तो हम ये बोलेंगे कि ये प्रॉपर एक वेव कंप्लीट करके आया। क्या करके आया? ये एक वेव कंप्लीट करके आया, और इसी को हम वेव लेंथ बोलेंगे। अब इंटेंसिटी क्या होगी, कितनी ज़्यादा है ये मान लो ये बिल्कुल क्लोज है, यहाँ काफ़ी एक्सपेंड हो गए, ये मेरे पास ना काइंड ऑफ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये जिस टाइम हिट कर रहा है ये एक्सपेंड हो रहा है, ये वाली चीज़, ये मेरा एम्पलीट्यूड है, तो ये क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो एक सेकंड भाई, डायग्राम कहाँ गया? अब ये देखो वापस से, मैं इसको लाइन को कवर कर देता हूँ। जब भी पार्टिकल ने हिट किया था, कंप्रेस किया था, कंप्रेस करने पे वो ऊपर गई थी, कंप्रेस करने पे उसने एनर्जी लगाई थी, ऐसे जोर लगाया, जोर लगाया तो ये कंप्रेस किया तो ये ऊपर गई वेव, ठीक है। और जब रिलैक्स हुई, जब वापस आया तो ये नीचे गई, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक ये वेव बन गई है मेरे पास, ये कंप्लीट क्या बन गई है? एक वेव बन गई। इसी को तो मैंने बोला था, एक कंटिन्यूअस कंप्रेशन से लेके रेयरफेक्शन तक, एक कंप्रेशन एक रेयरफेक्शन, या एक कंप्रेशन का एंड दूसरे कंप्रेशन का एंड, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरे पास क्या आ गई है? एक साउंड वेव आ गई है, ठीक है, साउंड वेव आ गई। साउंड वेव की इंटेंसिटी क्या थी, वो कितनी ज़्यादा पुश किया था, कितनी ज़्यादा एनर्जी लगाई थी, वो मुझे बताएगा ये हाइयर पॉइंट, जिसको हम क्रेस्ट बोलेंगे, ये हाइयर पॉइंट जिसको हम क्या बोलेंगे? क्रेस्ट बोलेंगे, वो बताएगा कि कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी थी। अब एम्पलीफायर क्या करता है पता है तुम्हें? बना के दिखा देता हूँ। असल में ना वेव ऐसे होती है हमारी, साउंड वेव, जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ अभी, मेरी साउंड वेव ऐसे डिनोट करना है, वैसे तो लॉन्गिट्यूडनल होती है, टेढ़ा बन गया, ये मेरी साउंड वेव है, ये एक लड़के की साउंड वेव ही होगी, इतनी लंबी वेवलेंथ वाली, ठीक है। अब दूसरी ये साउंड वेव है,
देखा जाए तो वेवलेंथ इन दोनों की क्या है, सेम है। इतनी ही इसकी वेवलेंथ है, इतनी ही इसकी वेवलेंथ है। तो हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि सर वेवलेंथ तो इनकी सेम है। इसका मतलब तो सर सिर्फ इंटेंसिटी का डिफरेंस आ गया। इसकी इंटेंसिटी तो इतनी है, इसकी इंटेंसिटी इतनी है। किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, इसकी। सर वेव तो सेम थी, साउंड वेव ये भी वही थी, उतने ही टाइम में ये चलती आ रही, उतने ही टाइम में वो चलती आ रही है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी और क्या बोलते हैं वेवलेंथ दोनों सेम है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, वो इसके एम्पलीट्यूड में आ रहा है। यानी कि अगर मैंने इस साउंड वेव को रिकॉर्ड करके और अगर एम्पलीफायर में डाल दिया तो वो साउंड वेव ऐसी बन जाएगी। एक्चुअल में उसकी साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, जोर ज़्यादा लगने लग गया, मतलब वो इंटेंस हो गई, काफ़ी काफ़ी पावर आ गई उसके अंदर। तो हम वो सुन पाते हैं बड़े बड़े स्पीकर के अंदर, हमें दूर दूर तक वो साउंड वेव सुनाई दे रही होती है, क्योंकि उसके पास अब वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी ज़्यादा आ गई है। एनर्जी ज़्यादा आ गई क्योंकि वो ज़्यादा हीट कर सकती है पार्टिकल्स को। ठीक है, ओके। हमने एम्पलीट्यूड समझ लिया है। मैं ये एक एक रूट वर्ड समझा रहा हूँ, इनके लिए मैं अलग कोई भी एग्जांपल लेने निकल जाता हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, चीज़ें समझते चलना कि हर बार ना एक हम डिसाइडेड पैटर्न में नहीं चल सकते, एक बेस्ट मेथड हमें चूज करना होता है। एम्पलीट्यूड हमने समझ लिया। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया, अब ढंग से समझाता हूँ। ये है पेंडुलम, ये उसका बोब है। ये उसका क्या है, बोब है। ठीक है, अब ना मैंने इसको स्ट्रेच किया यहां तक, मैं यहां ले आया इस पेंडुलम को। मैं यहां तक ले आया इस पेंडुलम को और मैंने इसको रिलीज कर दिया। क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। रिलीज कर दिया और अब ये चलना स्टार्ट कर देगा, यहाँ से चलेगा, चलता हुआ आएगा, यहाँ आया, फिर ये चल के यहाँ जाएगा, चल के यहाँ पे गया, यहाँ से फिर ये वापस आएगा। यानी कि मैंने ना क्या किया, जब भी ये मोशन करने लगा था यहाँ तक गया, फिर वहाँ गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ आया, फिर वहाँ गया, फिर वापस यहाँ पे आया। मैंने क्या किया, स्टॉप वॉच स्टार्ट की। क्या किया, स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, मतलब स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया। मैंने देखा 1 सेकंड में इसने कितने रिवोल्यूशंस कर लिए, 1 सेकंड में इसने कितने रिवोल्यूशंस कर लिए। एक्चुअल में ना एक रिवोल्यूशन मतलब एक ऑसिलेशन ये जब पूरा करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। टाइम पीरियड, पीरियड क्या होता है हमारा, जो हर एक टाइम के बाद रिपीट हो जाए। हम ये बोलते हैं ना, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, यानी हर एक एक डेडिकेटेड स्लॉट के बाद वो चीज़ रिपीट हो रही है, फिर आ गई, फिर आ गई। तो टाइम पीरियड क्या होगा, यानी कि एक कोई भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करके दोबारा नया टास्क स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर ना लेट्स कंसीडर ये पार्टिकल यहाँ से मोशन करना स्टार्ट करता है, पेंडुलम है मेरा, यहाँ से मोशन करना स्टार्ट करता है, यहाँ गया, वापस यहीं पे आ गया। यानी मैं ये कह सकता हूँ इसने अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया, या एक इसने अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। वही इसका क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बोलेंगे टाइम टेकन बाय पार्टिकल बोल देते हैं टू कंप्लीट वन oscillation, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन oscillation, ये हमने लिख दिया। यानी कि इसने जब अपना एक राउंड कंप्लीट किया तो वो इसका टाइम पीरियड था, वो इसका क्या था, टाइम पीरियड। अब ये है बहुत फास्ट, ये एक ऑसिलेशन करने में मतलब 1 सेकंड में ये अराउंड अराउंड 20 oscillations कर जाता है, 20 oscillations। कितने कर जाता है ये, 20 oscillations 1 सेकंड में कर जाता है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 1/20। हाँ,
नहीं, अच्छा टाइम पीरियड तो ये है, टाइम पीरियड तो इसका हाँ 1/20 होगा। टाइम पीरियड क्या है इसका? 1/20। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी है इसकी 20 हर्ट्ज। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, यानी इसने एक सेकंड में अब कितने ऑसिलेशंस कर दिए ये मैंने बताया भी था, यानी 20 ऑसिलेशंस कर गया ये एक सेकंड में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 हर्ट्ज है। यही मेरी फ्रीक्वेंसी थी। कोई भी पार्टिकल या कोई भी वेव अपना एक टर्न कंप्लीट करती है। लाइक वेव यहाँ से ऐसे उठी, फिर बीच में आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, यानी उसने अपना एक ये पूरा कर दिया। तो इसको पूरा करने में उसने कितना टाइम लिया, वो तो उसका क्या है? टाइम पीरियड है। और अगर हमने एक सेकंड में देखा और वो वेव ऐसे कई चक्कर काट चुकी थी, मतलब एक्चुअली में ये ऐसे कुछ नहीं बना हुआ, ये तो एक डिस्टरबेंस का पैटर्न बता रहा हूँ मैं। उसने ऐसे काफ़ी वेव्स को कंप्लीट कर लिया था एक सेकंड में, मैं बोल देता हूँ 25 वेव्स को कंप्लीट कर लिया था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 25 हर्ट्ज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25 हर्ट्ज। अब अपने इंडिया में ना इसके ऊपर ना आप लोगों को फ्रेम रेट और ये क्या बोलते हैं एसी करंट कैसे चलता है? एसी करंट हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज है उसकी फ्रीक्वेंसी। 50 हर्ट्ज यानी हम ट्यूबलाइट को ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारी आंख एक सेकंड में होने वाले 16 चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकती है। कितने चेंजेस को? 16 चेंजेस को। लाइट कितनी बार चेंज हो चुकी है? 50 टाइम्स इन अ सेकंड। तो हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। 50 टाइम्स अगर कोई भी चीज़ चेंज होके चली जाए और हम सिर्फ 16 को ऑब्जर्व कर सकते थे, भाई एक सेकंड में 16 ही ऑब्जर्व हम कर पाएंगे अगर चेंज हो रहे हैं, तो ये तो ज़्यादा हो गए, हम नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर हम कैमरा ऑन करते हैं और कैमरा में हम सेट कर देते हैं 60 फ्रेम पर सेकंड, 60 FPS, कितने फ्रेम्स पर सेकंड मतलब चेंज होंगे, तो हम जैसे ही लाइट की साइड करते हैं तो हमें एक काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस या एक फ्लिकर दिखता है, जिसको हम फ्लिकर रेट भी बोलते हैं। उसके लिए हम शटर स्पीड चेंज करते हैं, है ना। अब ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स आ गई, बट ना 60 FPS पे सेट करते हैं हमें दिखती है, हम उसको 120 पे सेट कर देते हैं, हम उसको बिल्कुल ब्लो पे सेट कर देते हैं, तो इतनी एज सच ऑब्जर्व हम नहीं करते, उस चीज़ को नहीं कर पा रहे। इसका मतलब कोई चीज़ कितनी बार रिफ्रेश हो रही है, वही तो उसके फ्रेम रेट है ना। यानी कि एक फोटो खींची चली गई, दूसरी खींच ली वो चली गई, तीसरी खींच ली वो चली, यानी जब एक कैमरा 60 फोटोज क्लिक कर रहा है एक सेकंड में और उनको कंपाइल करके एक वीडियो फॉर्म में दिखा रहा है, तो वही तो फ्रेम रेट है और वही तो ऑब्जर्व कर रहा है, और वो फ्रीक्वेंसी है। वो क्या है एक्चुअल में? ये फ्रेम रेट पर सेकंड आते ही वो क्या बन जाएगी? फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। हमारे घरों में एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। इसीलिए हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी आंख सिर्फ कितनी कर पा रही है? 1/16 पार्ट ऑफ सेकंड, मतलब एक सेकंड में काइंड ऑफ 16 चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकती है। हमारे कान की भी होती है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, यानी कितनी बार चेंज हो रही है, लाइक हम कितनी देर में दूसरी साउंड वेव को एब्जॉर्व कर पा रहे हैं, मतलब ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, वो आगे बताऊंगा। वो 1/10 होती है। एक बार ये फिर अटक गया भाई। इस पे चल रहा है। हम्म, ये हो गया मेरा। हाँ, फ्रीक्वेंसी भी मैंने समझा दी है क्या होती है, कि कितने ऑसिलेशंस कर लिए पर सेकंड, या बोले तो 1/T। ठीक है, 1/टाइम कर देंगे, टाइम पीरियड का उल्टा कर देंगे तो मेरी क्या है? फ्रीक्वेंसी, और जिसकी यूनिट क्या होगी? हर्ट्ज। स्पीड क्या होती है? कितनी देर में, लाइक अभी मैंने ना एक वो बताया था कि लाइन को पुश किया,
तो वो पीछे वाले ने जितनी देर में पुश किया मैंने वहीं से टाइम स्टार्ट कर दिया और वो आगे तक पुश करता हुआ चला गया। ठीक है, वो उसकी लाइन की लेंथ क्या थी और कितनी देर में पहुंचा, तो मैं ना डिस्टेंस बाय टाइम करके क्या निकाल लूंगा, स्पीड निकाल लूंगा। और एक्चुअल में डिस्टेंस क्या होता है वेव की फॉर्म में, वेव की लेंथ, लेंथ बोला ना हमने, वेव की लेंथ होती है जहां से वेव स्टार्ट हुई, एक्सट्रीम पे गई, वापस रेयरफेक्शन जोन बनाया और वापस अपनी पोजीशन पे आ गई, तो वही एक वेव है और यही वेवलेंथ है जिसको डिस्टेंस की जगह पुट करेंगे। और ये एक वेवलेंथ कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया वही उसकी, उससे डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ वेव आ जाएगी। वेवलेंथ भी मैंने आप लोगों को समझा ही दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आज बोर्ड पता नहीं क्यों अटक रहा है अभी। यहीं पे करवाना पड़ेगा आई थिंक, दूसरा पेज नहीं निकल रहा है इसमें आज, ये निकल जाएगा, निकल गया निकल गया। हाँ, वेव डिस्टरबेंस, ठीक है। अब यूं बताओ, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वेव लेंथ लंबी होगी, वेव की लेंथ लंबी होगी, तो इसका मतलब वो भारी होगी वो चीज़। अरे कैसे बताऊं आप लोगों को, किसी ने रेयरफेक्शन मतलब कंप्रेशन जोन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया, किसी ने बहुत भारी आवाज़ से बोला, भारी आवाज़ यानी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी तो ज़्यादा कंप्रेस कर दिया, ज़्यादा कंप्रेस कर दिया यानी उसके जो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन का जोन बना वो काफ़ी लंबा बन गया। ठीक है, वही क्या है हमारी वेवलेंथ थी, वही क्या थी हमारी वेवलेंथ थी। यहां तक अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया तो यहीं पे वेव मेरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो मेरी वेव यहां पे खत्म हो जाएगी, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो यहां पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, वेव का एक टर्न कंप्लीट करना है। अब ये देखो, ये वेव तो है इतनी, वेवलेंथ इसकी इतनी है, यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है, यहाँ पे वेवलेंथ सिर्फ इतनी सी है। किसकी वेवलेंथ कम, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा, उसकी। अब ये इतने से टाइम में अगर हमने टाइम रिकॉर्ड किया इतना सा, तो ये तो कितने टर्न्स करके चली गई, ज़्यादा ही हो गए ना। और इसने कितना, एक राउंड कंप्लीट किया। यानी कि आप इस चीज़ से एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाए होंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 1 2 3 4 4 हर्ट्ज, और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। ठीक है, तो वेवलेंथ इसकी बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लिख लेता हूँ, इसकी वेवलेंथ दूसरे वाले की कम। अब मुझे ये बताओ, एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगी, एनर्जी इसके पास ज़्यादा होगी, एनर्जी इसके पास ज़्यादा होगी। और श्रिलनेस किसके पास ज़्यादा होगी, श्रिलनेस इसके पास ज़्यादा होगी। लड़कियों की पिच जनरली हाई होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। ये लड़कियों की आवाज़ है, ये लड़कों की आवाज़ है। यहाँ पे लड़कों की लाउड ज़्यादा होगी आवाज़, लड़कियों की पिच ज़्यादा होगी हाई। यही बताना था इसमें, वेव शेप लो पिच, इसकी पिच लो होगी बट ये लाउड होगी, इसकी पिच हाई होगी बट ये क्या होगी, हाँ इसकी पिच हाई होगी और ये श्रिल होगी, काफ़ी श्रिल मतलब काफ़ी तीखी आवाज़ होगी इसकी। टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को बता ही दिया, डेरिवेशन ऑफ, ठीक है ये और बता देता हूँ। टाइम पीरियड था हमारा, टाइम पीरियड था हमारा 1 अपॉन, है ना, हाँ 1 अपॉन न्यू। अरे न्यू फ्रीक्वेंसी की यूनिट, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन टाइम पीरियड, टी वहाँ जाएगा न्यू वहाँ चला जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने अभी पढ़ा था सर, वेव की लेंथ होगी डिस्टेंस, एक्चुअल में लेंथ ही होती है डिस्टेंस। तो वेवलेंथ क्या होती है, लामडा, लामडा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ को। इस चैप्टर में ना बहुत कुछ रहता है अभी, आज एक्चुअली ना बोर्ड भी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, इसलिए हम कुछ ज़्यादा करवा नहीं पाए। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि ये
अच्छे से बिहेव कर ले, बट ये पता नहीं कर नहीं रहा। बाय में टाइम, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है, v से डिनोट करते हैं। v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू। v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t, और 1/t को ही क्या लिख सकते हैं, तो लैम्डा इंटू न्यू। तो हमारे पास ये आ गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होगी, न्यू लैम्डा। ये बस याद कर लेना, ये डेरिवेशन था। कोई नहीं बेटा, सॉरी आज के लिए जो भी थोड़ा बहुत इसमें डिस्टरबेंस हुई है। क्लास को देख लेना, फिर भी कुछ इसमें से समझ में आएगा। डाउट्स आए इसमें से कुछ भी समझ ना आए, वैसे कंप्रेशन, रेयरफेक्शन और ये वेव टॉपिक इतना इजी नहीं है। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, हम इसके ऊपर दोबारा एक और डाउट क्लास लगा देंगे, या एक और रिवीजन क्लास में इसके ऊपर ले आऊँगा। टिल देन चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इसके अंदर इसका अभी और काफ़ी रहता है, इसके अंदर कंसेप्ट दोबारा मैं रिपीट भी करवाऊंगा जो हमने पढ़ा है बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्योंकि आज की क्लास में डिस्टरबेंस हो गई थी, कोई इशू नहीं है, हो जाती है कई बार। ये अब भी चल रहा है, देखो ये हरकतें अब भी कर रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई नहीं, बीच में माइक भी ऑफ हो गया था, कहीं एक्सपेरिमेंट करवा रहा था मैं। बाकी ठीक है, इसके नोट्स बना लेना, और इसके ऊपर हम आगे न्यूमेरिकल्स भी करके दिखाएंगे, ठीक है। एको भी करके दिखाएंगे आपको क्या चीज़ होती है। ये अब भी चेंज हो रहा है ना, अब भी चेंज हो रहा है, कोई नहीं बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अपना प्यार बनाए रखें।